आज का जो विषय है, जो कि विषय आप सभी को ज्ञात है, विषय वर्तमान परिस्थिति में एक उज्ज्वल विषय है। नवीन शिक्षा नीति से भविष्य के भारत का निर्माण। इस विषय में क्या विचारशील धारा, क्या इसका विस्तृत वर्णन है, इसके लिए आज व्याख्यान समिति ने जो व्याख्यान का कार्यक्रम रखा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान की मात्रा को बढ़ाना नहीं है, बल्कि आविष्कार और खोज के लिए एक बच्चे में संभावनाएं पैदा करना है। ऐसे नागरिकों को तैयार करना है जो नई चीजें करने में संयम है। शिक्षा ही हमारे सफल भविष्य की नींव है। शिक्षा पर मानव जाति का भविष्य निर्भर करता है। कहा जाता है, शिक्षा भविष्य के लिए तैयारी नहीं, शिक्षा ही भविष्य है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तारे बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या सर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम अपना कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। हम चरित्र निर्माण न भूले। हम चरित्र निर्माण न भूले। धन्यवाद। आज जो हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं, ये विचारशील कार्यक्रम है, क्योंकि विषय ऐसा है कि आने वाले समय में जो
नवीन शिक्षा नीति, इस पर कई ऐसे बिंदु हैं जिन्हें विस्तृत रूप से जानना आवश्यक है और जिससे आने वाले समय में जो वर्तमान से हम देखें, अगर भविष्य में अगर हमारे राष्ट्र के लिए देखें तो ये जो शिक्षा नीति जितनी सफल बनी वो किन किन बिंदुओं पर आधारित है और हमारे राष्ट्र और हमारे जो राष्ट्र निर्माण जिसे कहा जाता है, राष्ट्र निर्माण तक होते हैं शिक्षक और जो विद्यार्थी होते हैं जो उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इन सभी बातों की जानकारी, इन सभी बिंदुओं का विस्तृत वर्णन जो हमें आज प्राप्त होने वाला है, मैं आमंत्रित करता हूँ आज के व्याख्यान के उद्बोधन के लिए श्रीमती डॉक्टर स्मिता जी भवलकर, जिन्हें मैं मंच पर आने की आग्रह करता हूँ। आदरणीय राजेंद्र जी काठेड़, समिति के सचिव श्री आशीष जी सलोनिया और सभागार में उपस्थित आप समस्त बंधु भगिनी, आप सभी का सादर अभिवादन। और सबसे पहले मैं आभारी हूँ समिति की, जिन्होंने मुझे आज आप सबसे मिलने का अवसर दिया। वास्तव में उज्जैन नागदा की दूरी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक कोई निमित्त विशेष नहीं बनता तो कोई भी कहीं नहीं जाते हैं हम लोग। और नागदा को पौराणिक नगरी के संदर्भ में, पौराणिक घटनाओं के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेख होता है और जो व्याख्यान समिति है राजा जन्मेजय की, वो सब आप सब लोग इतिहास से परिचित हैं, उस पौराणिक घटनाक्रम से हम सब ने सुना ही होगा। तो ऐसी नगरी में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज का जो विषय है नवीन शिक्षा नीति से भविष्य के भारत का निर्माण, बहन स्नेहा ने काम और आसान कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण किया आपने अमृत वचन के माध्यम से। इस विषय को हम यदि विचार में लेते हैं तो इसके लिए दो प्रमुख पहलू हैं। एक इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दार्शनिक आधार और एक इसके क्रियान्वयन का संरचनात्मक पक्ष। इस आमंत्रण में, कार्यक्रम के आमंत्रण में वाक्य लिखा हुआ है, अतीत का गौरव, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य के सपने संजोने के लिए भारत का निर्माण। और उसमें हम निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को सम्मिलित करते ही हैं, क्योंकि भविष्य युवा पीढ़ी के माध्यम से ही साकार होने वाला है। यह सही है कि आज हम लोग इस सभागार में जो हैं उसमें हम लोगों को जिन्होंने बनाया ऐसे लोग तो बहुत कम हैं, लेकिन हम लोग जिनको बना रहे हैं ऐसे लोग ज्यादा हैं। अब मैं तो मूलतः शिक्षक हूँ और परिचय में जो बातें हैं उसमें एक चीज़ ज़रूर जोड़ना चाहती हूँ कि मेरे स्वर्गीय ससुर जी, स्वर्गीय शांताराम जी भवालकर यहाँ बहुत आते रहे और उनके मुँह से हम लोग हमेशा नागदा, नलखेड़ा, मोहितपुर, उन्हें ये सारे प्रवास उनके होते रहे। तो एक बहुत बड़ा हम लोगों के बनने में जो योगदान है वो इन संस्कारों का है। हम जब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बात करते हैं तो इसे हम नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति या ऐसा कुछ कहने के बजाय इसके बनाने वालों का आग्रह ये रहा है कि इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहा जाए। उसके पीछे कारण ये है कि यह संपूर्ण राष्ट्र के योगदान से बनी है। ऐसा प्रयास किया गया कि क्रमिक चरणों में समाज के हर तबके से ड्राफ्ट बनने के समय तक
विचार आमंत्रित किए गए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से शिक्षकों को शामिल किया गया, हम लोगों ने भी उसमें सुझाव दिए, लेकिन अल्टीमेटली एक बहुत उच्च कोटि की कमेटी ने इसे पूर्ण रूप दिया। लेकिन जब हम अब इसका विचार करते हैं तो इन शब्दों पर हम ध्यान दें, अतीत का गौरव, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य का हमारा भारत। तो पहले हम अतीत के गौरव को थोड़ा सा याद करें। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, तो राष्ट्र का अर्थ सामान्यतः यदि हम विचार करें, यदि कोई 5वीं 6वीं कक्षा का विद्यार्थी होगा तो वो उसको भौगोलिक क्षेत्र में ही देखेगा। यदि पीएससी की तैयारी करने वाला भी कोई विद्यार्थी होगा तब भी वो इसके भौगोलिक दायरों की बात करेगा कि भौगोलिक सीमाएं ये हैं, इस महाद्वीप का हिस्सा है या इसके पड़ोसी देश कौन है, उससे कैसे संबंध है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें सामान्यतः सामने तथ्य के रूप में आती हैं। लेकिन हम यह हमेशा स्मरण रखें कि भारत राष्ट्र एक ऐसी संकल्पना है जिसके माध्यम से संस्कृति का एक चिरंतन प्रवाह यहाँ पर विद्यमान है, और इस प्रवाह को विद्यमान रखने वाला यहाँ का जनमानस है, जो अपने दैनिक जीवन के माध्यम से, दैनंदिन जीवन क्रम से इसे पोषित करता आ रहा है। हमारा सुबह उठने का क्रम ये, तो हम सबसे पहले हमें सिखाया जाता है कि हम पृथ्वी पर कदम रखने से पहले क्षमा मांगें। हे माता पृथ्वी, हमको क्षमा करो, हम अपने चरण आपके ऊपर रख रहे हैं। तो ये जो कराग्रे वसते लक्ष्मी से हम कहते हैं, ये सारे हमारे श्लोक हमें यही संकेत देते हैं कि हम जड़ अवधारणा के रूप में या केवल भौगोलिक अवधारणा के रूप में राष्ट्र को या इस धरा को नहीं देखते हैं। और ये बात जो हमारी संस्कृति में रच बस गई है कि ये धरती माता है, ये वाला भाव, या संपूर्ण विश्व वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, या हमारे जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है, ये केवल हम स्वीकार कर रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि सारा विश्व आज इसे स्वीकार कर रहा है। और वैश्विक धरातल पर इस बात की स्वीकार्यता हो गई है, और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो आज स्वरूप बना है, उसके पीछे जो पृष्ठभूमि में कुछ बातें हैं वो थोड़ी सी आपके सामने रखना चाहती हूँ कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो समिट हुआ, उसमें सतत विकास लक्ष्यों के रूप में 17 लक्ष्यों का निर्धारण हुआ, और सारे सदस्य राष्ट्रों ने एक मत से उन 17 सतत विकास लक्ष्यों के रूप में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रूप में उन लक्ष्यों को स्वीकार किया कि हम सब इन लक्ष्यों की अकम्प्लिशमेंट के लिए, प्राप्ति के लिए हम सब अपने अपने स्तर पर कार्य करेंगे, और इसमें भारत का भी योगदान रहेगा। स्वाभाविक है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसके संदर्भ में बहुत सारी योजनाएं भी लागू की। इन लक्ष्यों में थोड़ा सा मैं उनका उल्लेख कर रही हूँ। नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं रहे, जीरो हंगर, भूख, कोई भूखा ना रहे, और ये भी हमारी संस्कृति का एक आधारभूत सूत्र है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग, कोई भी, हम तो भोजन पाएंगे, लेकिन हम कामना करते हैं कि कोई भी और भी भूखा ना रहे। फिर उसके बाद गुड हेल्थ की बात है, स्वास्थ्य की बात है, और चौथे क्रम पे क्वालिटी एजुकेशन को रखा है। और उस चौथे लक्ष्य के संदर्भ में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संदर्भ में, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है।
और उसके साथ फिर और भी लक्ष्य है, 17 लक्ष्यों की सूची है, आप खुद भी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लक्ष्यों का मैं उल्लेख जरूर करना चाहती हूँ। जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, पर उसके साथ में एक जो है कि हम बहुत बड़ी बात है जो हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। हम सब एक जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से संसाधनों का उपभोग करें। हमारे आसपास जो संसाधन हैं उनका हम उपभोग करते हैं और उसके साथ में उनके उत्पादन के लिए भी कार्य करते हैं। हम वानस्पतिक संपदा की बात करें, पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं। छोटे से बच्चे को भी आजकल मालूम है कि हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधे देते हैं, और हम सबने अनुभव किया ऑक्सीजन की हमारे लिए क्या जरूरत रही। तो हमको प्रोडक्शन ऑक्सीजन का करना पड़ा, जबकि एक सहज प्राकृतिक क्रम में ऑक्सीजन बनती रहती है। ये पौधे हमारे लिए काम करते हैं और हमें इसके लिए इनके शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे हर पर्व त्योहार में पेड़ पौधों की पूजा के माध्यम से ये सब कुछ पीढ़ियों से हमें सिखाया जाता रहा है। ऐसा नहीं कि आज ये एक अवेयरनेस आई है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण के प्रति जागरूकता आई तो अब हम करने लगे। हमारी पीढ़ियों ने अनेक वर्षों से हमारी चिरंतन संस्कृति में ये आधार रहा है कि हम पेड़ पौधों को एक पूज्य भाव से देखें, उनका संरक्षण करें। वो इसीलिए तो अब मैंने जैसा कहा कि विश्व स्तर पे इसकी मान्यता है, तो ये जो ऐसे लक्ष्य हैं, ये सारे लक्ष्य हमारी इस संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता के संकेत हैं। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है कि हमारी संस्कृति के इन सारे पक्षों को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। लर्निंग टू लिव टुगेदर, शिक्षा के संदर्भ में जब बड़े बड़े आयोगों ने वैश्विक स्तर पे भी काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम किया, तो साथ साथ सहजीविता, हमारा तो ये मूल सांस्कृतिक आधारों में से यह भी है कि हम केवल अपने लिए नहीं विचार करें, हम हमारे समाज के कल्याण के लिए भी निरंतर विचार करें, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में ये सारी चीजें लाएं। हम छोटे से बच्चे को सिखाते हैं गाय को रोटी देना, अपने हिस्से में से किसी को कुछ देना है, ये भाव हमने अपने परिवारों में, इसके लिए किसी पाठशाला में जाने की जरूरत नहीं है। परिवार पाठशाला है और इसी माध्यम से हमने कितने बड़े बड़े नैतिक मूल्यों को अपने बच्चों को सिखाया है और आज भी सिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर में यहाँ बैठे किसी परिवार में ये चीज आपने किसी ने ना सिखाई हो अपने बच्चों को। तो ये इसके लिए छोटा बड़ा कोई किसी संपन्न परिवार का कोई भेद नहीं है। इस भेदभाव के बिना हर भारतीय परिवार में इस तरह के मूल्य हैं, हर भारतीय परिवार में इस तरह के मूल्य। और इस दृष्टि से हम देखें तो ये हमारा अतीत का एक गौरवशाली क्रम और ये एक बहुत बड़ा पुष्ट और बहुत मजबूत दृढ़ आधार, सारा का सारा दृढ़ आधार इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पीछे है। अब हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के अर्थ को जब हम लेते हैं तो सामान्यतः हम सब कहते हैं कि शिक्षा का आगे बढ़ना है, अपने आप को विकसित करना है। हम क्यों पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? तो कोई भी कहेगा हाँ पढ़ लिख कर अच्छा व्यक्ति बने, आजीविका का अर्जन करने लगे, ये सारी चीजें सुसंस्कारित हो, ये सब हम कहते हैं। पर जब हम लोग शिक्षा शास्त्र के रूप में कहते हैं तो इसकी जैसे स्वामी विवेकानंद जी का उल्लेख किया आपने, तो हर बच्चे में एक संभावना है, पोटेंशियल है और उसको बाहर प्रकटीकरण उसका होना है। तो ये जो हम इन संभावनाओं की बात करते हैं इसको हम बहुत संक्षेप में लिखे हैं तो
शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को पूर्ण करे। तो ये सर्वांगीण विकास क्या है? यहाँ इस सर्वांगीण विकास के समझने में कुछ भेद रहे। पश्चिम में सर्वांगीण विकास को पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों ने इसको हमेशा केवल संज्ञानात्मक दायरे से जोड़ा। ये केवल नॉलेज कहा, लेकिन नॉलेज भी सही ढंग से नहीं पूरा हुआ। वो सर्वांगीण विकास को एक सीमित दायरे में समझते रहे और वही हम पर भी लागू हो गया। लेकिन हमारी दृष्टि में, हमारे जीवन दर्शन में सर्वांगीण विकास को या व्यक्तित्व शब्द को, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो आजकल बहुत आम चीज हो गई है। हर परिवार से आज जैसे पिछले दिनों तो सबसे पहले ग्रेजुएशन हुआ नहीं, या ग्रेजुएशन होते होते ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में भेजना शुरू हो गया कुछ। तो मेरे सामने एक प्रश्न आता था कि 3 साल प्ले ग्रुप के, 2.5-3 साल प्ले ग्रुप के, 16 साल स्कूलिंग के, 19 साल हमने क्या किया जो अब इन बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भेजना पड़ रहा है पेरेंट्स को? तो कहाँ कमी रह गई? हमारे पास वो बच्चा तो 6-6 घंटे रहा ना, हमारे पास ये स्कूलों में, कॉलेजेस में ये रहते हैं, तो फिर कहाँ हुआ? तो गलती या जो कमी रहती है वो उस शिक्षा के गहन अर्थ को समझने में कमी है, क्योंकि पाश्चात्य विचारधारा हम पर लागू हो गई। और यदि हम अपने जीवन दर्शन की बात करें तो हमारे जीवन दर्शन में तैत्तरीय उपनिषद में व्यक्तित्व को 5 कोशों की अवधारणा के, पंचकोशीय अवधारणा के माध्यम से समझाया है। हम आज कहते हैं बच्चा पढ़ लिख जाए, अच्छे अंक आ जाए। हर अभिभावक की इच्छा है कि मेरे बच्चे को अंक अच्छे आए। आज भी कल रिजल्ट आया 10th का, तो हर बच्चे के लिए बहुत एक कॉन्शियसनेस रही होगी। जहाँ जिस परिवार में 10th के बच्चे रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे हो रहा होगा कि क्या आता है रिजल्ट। उस बच्चे को भी ऐसे हो रहा होगा कि क्या रिजल्ट आएगा। पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा कुछ कहेंगे तो नहीं मुझे पता। इतनी कॉन्शियसनेस। और आज स्टेटमेंट पढ़ा अखबार का, रिपोर्टिंग ये कि प्राचार्यों के होश उड़ गए, ये न्यूज में था, क्योंकि 10th के खराब रिजल्ट से उनका मूल्यांकन होना था। ये अंकों का मूल्यांकन अधूरा है। अंकों से पैकेज तक पहुंचने की एक दौड़, अंधी दौड़ चल रही है। अंकों से पैकेज के अंकों तक ये जो दौड़ चल रही है, इस दौड़ में पैकेज में कुछ बुराई नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी संपन्नता को स्वीकार किया गया। आप दीनता में मत रहिए, आप खूब अच्छा परिश्रम, उद्यम और बहुत कौशल अर्जित करिए, ताकि आप एक बहुत अच्छा एक संपन्नता के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन उसके साथ एक और चीज जुड़ी गई। हम कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा, मुझे इतना दीजिए कि जितना मैंने प्राप्त किया है उससे अधिक मैं समाज को लौटा सकूं। और ये मेरी प्रार्थना परमेश्वर आप जरूर पूरी कीजिए। ये भाव हमारी संस्कृति का रहा है। तो अर्निंग में तो कोई बुराई नहीं है, कभी मना नहीं किया, लेकिन उसके साथ इस भाव का पोषण वो होने में गैप रह गया। फिर जब हम इस पंचकोशीय अवधारणा की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं उसको संक्षेप में लेकिन सरल भाषा में मैं जो समझ पाई हूँ, मैं बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान मेरे पास में है, लेकिन जो मैं समझी हूँ एक शिक्षक के नाते मैं सिर्फ वो आपके सामने साझा कर रही हूँ। 5 कोश जो कहे गए हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन 5 कोशों के दायरे में व्यक्तित्व का
सर्वांगीण विकास होगा। अन्यथा एक ही पक्ष पर यदि हम केंद्रित रहेंगे तो वो अपूर्णता तो रहेगी। और डिससैटिस्फैक्शन, वर्तमान की पीड़ा, हमको चारों समाज में जो लगता है ना कुछ तो अधूरा है, कुछ तो अधूरा है। जैसे हम ये कहें कि हम यदि एक चक्की पर जाते हैं और गेहूं लेकर जाते हैं और वहां से गेहूं पिसा कर लाएंगे तो थोड़ा सा कम आएगा, पूरा का पूरा तो 10 किलो वापस नहीं आता, क्योंकि चक्की में थोड़ा सा लगा रह जाता है। तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भाई वो तो नॉर्मल सी बात है, नेचुरल है, उतना तो छूटना ही है। पर यदि इससे ज्यादा मात्रा में कमी आती गई आपके घर में, आपने 10 किलो दिया, 50 ग्राम, 100 ग्राम और 150 ग्राम और 200 ग्राम यदि होता गया, तो हम उस चक्की पे नहीं जाएंगे, यही करेंगे। गड़बड़ चक्की में है, गेहूं आपका अच्छा था, गड़बड़ चक्की में। हम शिक्षा व्यवस्था के साथ कितना पैसा दे रहे हैं, बहुत अच्छे भवन, बहुत अच्छे संसाधन, योग्य शिक्षक, सब कुछ है, लेकिन कहीं तो भी कमी तो है। आज के स्कूल देख लीजिए, हैरान रह जाते हैं। एक एग्जाम देने इंदौर गई थी तो एसी हॉल, क्लासरूम्स एसी के, छोटे बच्चों के लिए। मुझे आश्चर्य, मैंने कहा पेरेंट्स भी कैसे हैं ये कि इतनी छोटी उम्र में अपने बच्चों के एसी क्लासरूम्स में बैठाएंगे, उनका क्या होगा। पर ये है, तो ये चीजें प्रोसेस पे नहीं ध्यान गया ना। प्रोसेस क्या है, गड़बड़ कहाँ है, मशीन में कहाँ गड़बड़ है, चक्की में कहाँ गड़बड़ है, उसको तो ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं, हम अब फिर बात करें शिक्षा के अर्थ के संदर्भ में। अन्नमय कोश, सामान्य हमारा जो शरीर है वह अन्न के माध्यम से पोषित होता है और इसलिए हमारे लिए एक सुपाच्य आहार, संतुलित आहार, पोषक आहार की बात कही गई। केवल आहार लेने से कुछ नहीं होगा। यदि हम एक डिब्बे में खूब अच्छा पौष्टिक अंकुरित धान्य भी भर देंगे तो डिब्बे की साइज नहीं बड़ी होने वाली है। प्राण होने चाहिए उस डिब्बे में। जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगी, उसके इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तो प्राण का संचालन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने हमारे शरीर के अंग तंत्र हैं, उनके माध्यम से प्राण हमारा सतत प्राण शक्ति निर्मित होती है। और अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के सुचारू संचालन के लिए हमें योगासनों के लिए कहा जाता है। और आज सब लोग, हम लोग इस पर ध्यान केंद्रित करने लगे कि नहीं, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। डॉक्टर्स कहने लगे कि नहीं, आप केवल दवाइयाँ मत लीजिए, आप ये भी करिए, ये भी करिए, थोड़ा सा आसन व्यायाम करिए, कुछ ये करिए। तो ये सारी चीजें जो है, ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, हमारी भावनाएं, मन कितना स्वच्छ निर्मल है, कितना संतुलित है। स्वच्छ निर्मल मन से ही हम अच्छे कार्यों को आकार या क्रियान्वयन कर सकते हैं। और आज के संदर्भ में यदि हम बात करें, एक शब्द बहुत चलन में है, इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक लब्धि। इस इमोशनल क्वोशेंट को वैश्विक स्तर पे बड़े मॉडर्न टर्म्स में मान्यता दी गई है, लेकिन हमारे जीवन दर्शन में इस मनोमय कोश का आरंभ से उल्लेख है कि मन स्वस्थ और प्रसन्न रहना ही चाहिए। उसको ठीक रखने के लिए, स्वस्थ प्रसन्न रखने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो आपको करना है। और उसके बाद विज्ञान में कोश की बात है, जिसमें बुद्धि के उत्कर्ष की बात है। बुद्धि हमारे लिए केवल सूचनाओं को ग्रहण करने का माध्यम नहीं है। हम दैनिक क्रम में हर छोटे बड़े काम में हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, और यदि नहीं करते हैं, बेध्यानी करते हैं, तो अरे कैसे बुद्धू हो तुम्हें बुद्धि काम नहीं कर रही थी क्या, ऐसा ही एकदम से सामान्य कथन निकलता है। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो इस विज्ञानमय कोश के पोषण की बात आती है। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश में तो हम कहेंगे कि परिवार का योगदान ज्यादा है, लेकिन फिर उसके आगे जब हम मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की बात करते हैं तो हमारी जितनी शैक्षिक
स्थितियां हैं, क्लासरूम कंडीशंस हैं, वो सारी आएंगी। पर उसमें फिर एक बात होती है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज, सूचना और ज्ञान, इसके भेद को शिक्षक को समझना बहुत जरूरी है। अभी हम रेलवे स्टेशन पे जाए तो सूचनाएं प्रसारित होंगी। नागदा से तो बहुत सारी ट्रेन जाती हैं ना, ढेरों ट्रेन जाती हैं, इसलिए दिन रात खूब सारी ट्रेन की सूचना आती है, फला ट्रेन इतने बजे आने वाली है, इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, ये इसका प्लेटफॉर्म नंबर बदल दिया है, या ऐसे इतने बजे इतनी देरी से आएगी। ये सारी कितनी सारी सूचनाएं प्रसारित होती हैं। हम वहां पर होंगे एक यात्री के रूप में, हम क्या करेंगे? हम सूचनाएं सुनते हैं, लेकिन हर सूचना सुनते हैं, हाँ ठीक है, कब ध्यान देते हैं? जब हमारी ट्रेन वाली सूचना प्रसारित होगी, और वो सुनकर केवल छोड़ नहीं देंगे हम, और ये प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, चलो चलो जल्दी से सामान उठाओ, बैग उठाओ, उस प्लेटफॉर्म पे जाना है, जल्दी चलो। वी टेक अ डिसीजन, हम एक निर्णय ले लेते हैं और उसके अनुरूप अपने व्यवहार को बदल देते हैं। अभी तक हम आराम से बैठे थे, निष्क्रिय बैठे थे, हमारा कोई खास ध्यान नहीं था, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर जैसे ही हमारे संदर्भ में कोई सूचना आई, हमने तत्काल निर्णय लिया, और यदि नहीं लेंगे तो क्या होगा? आपकी ट्रेन निकल जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो चीज है कि हम ज्ञान को, सूचना को ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए हमें विद्यार्थी को ये बताना पड़ेगा क्लासरूम में कि वो सूचना केवल आपको यहाँ पे रखकर परीक्षा में कॉपी में उंडेल देने की, उसको बड़ा खराब शब्द में कहें उगल देना, यहाँ रखा, उसको उगल दिया और फिर बाहर आ, उसका उपयोग करने के लिए उसको क्षमता प्रदान करना है हमको। ये बौद्धिक विकास का क्रम होगा। यदि मैं ये कहूँ कि इस पौधे से ऑक्सीजन मिल रही है, ये पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन इस पौधे का संरक्षण करना है, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? या पौधों में यदि पत्तियां कम रहेंगी तो ज्यादा ऑक्सीजन आएगी कि कम ऑक्सीजन आएगी? कौन सा पेड़ ज्यादा ऑक्सीजन देगा? जिसमें पौधे कम पत्तियां होंगी, पत्तियों पे धूल जमी होगी, खूब सारी धूल जमी है, तो एकदम से लगना चाहिए बच्चे को कि नहीं, धूल जमी है तो ऑक्सीजन कम निकलेगी, कम प्रोडक्शन होगा, तो मैं पत्तियों को धो दूं, क्योंकि उसने ये सब पढ़ा कि क्या चीजें होती हैं, कौन सी प्रक्रिया पूर्ण होती है। मैं उसको बहुत विस्तार से वैज्ञानिक शब्दावली में नहीं ले जा रही हूँ, लेकिन एक सामान्य सी बात है। यदि हम ये कहते हैं कि ये भुट्टा जो आप खाते हो, दाने कितने आए हैं, गिनो जरा। एक भुट्टे में हम नहीं गिनते ना, हम खा लेते हैं आराम से, और नॉर्मली नहीं गिनते, लेकिन अनुमान लगाएं तो छोटा बच्चा बहुत इंटरेस्ट से इस काम को करेगा। लेकिन उसके साथ फिर हम ये कहें कि ये आया कहाँ से? एक भुट्टा, सिर्फ एक दाने से, गेहूं के एक दाने से कितनी सारी बालियां हैं। तो ये उसको एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, प्रकृति के प्रति प्रेम और आदर का भाव विकसित होगा, तब वो जाके पर्यावरण को संरक्षित करेगा, प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान देगा। और ये आज से छोटे कक्षा से शुरू होगा तो बड़े होकर तो बहुत सारे बड़े काम कर पाएगा। लेकिन ये विज्ञान में कोश में अपूर्णता, सिर्फ इंफॉर्मेशन, तथ्य, घटनाएं, सिद्धांत, नियम हम पढ़ाकर छोड़ देंगे तो स्वाभाविक है कि ये अपूर्णता तो रहेगी। निर्णय लेने की क्षमता विद्यार्थी में विकसित होनी चाहिए। और फिर आनंदमय कोश की बात करें तो आनंदमय कोश सिर्फ, जो अभी कहा कि अभी गीत में भी था, कि हम केवल भौतिकता के उत्थान में उलझकर ना रह जाएं। भौतिक वस्तुओं के प्राप्ति में आनंद की अंतिम सीमा कभी भी नहीं रही, ये हम सब आज के आयु में तो अच्छे से समझ सकते हैं। कितनी भी भौतिक संपदा आ जाए हमारे पास में, हमें
पूर्ण संतोष, संतुष्टि, वास्तविक आनंद नहीं होता है जब तक हम किसी और के लिए कुछ कर देने का भाव हमारे मन में नहीं होता। हमने इतना सा भी किसी को हेल्प कर दिया, एक अलग फीलिंग हमारे मन में आती है। और आनंद के साथ में हम उन मूल्यों की बात करें जिनकी आज शिक्षा नीति में सारी बातें हो रही है, सहिष्णुता, समानुभूति, एम्पैथी, दूसरे के भावों को, कष्ट को समझना, अनुभूति में लेना, और धैर्य के लिए फिर हम धैर्य के साथ शेयरिंग, साझा करना। मेरे पास जो है ठीक है, मैं अपने हिस्से में से किसी को दे दूं। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि पेशेंस नहीं है, जल्दी से कुछ पाना है। तो ये जो चीजें हैं, इनके कारण एक अलग सा अपूर्णता का भाव, कमी का भाव व्यक्ति के मन में विद्यमान हो जाता है, और वो उसे हर काम में, जिसको हैप्पीनेस आजकल कहते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो रही है। भूटान जैसे देश में हैप्पीनेस इंडेक्स को उन्होंने अपने संविधान के स्तर पे लागू कर दिया। अब हमारे यहाँ पे आनंद मंत्रालय की स्थापना हो गई, जो राज्य शासन, केंद्र शासन, सब ये आनंद की प्राप्ति बाहर से कहीं से नहीं है। आप बैठिए, शायद आप ये सब प्रशिक्षण आप दे रहे होंगे। तो ये सारी चीजें आनंदमय कोश, ये तब जाके छोटे से बच्चा भी किसी को देखकर बहुत खुश होता है। तो ये जो हमको सिखाना है, ये सब सिखाएंगे तभी शिक्षा की पूर्णता है, व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की बात है। और इसलिए हम जब अपनी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, तो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो थी उसमें गुरुकुल व्यवस्था थी। आज गुरुकुल व्यवस्था लागू नहीं हो सकते, हम सब स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके कुछ तत्वों को, उसकी कुछ विशेषताओं को यदि हम स्वीकार करें तो हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली अपनी कक्षाओं में, चाहे प्राथमिक कक्षा हो चाहे कॉलेजेस हो, हमें वहां तक इन चीजों का ध्यान रखना ही होगा। तो गौतम मुनि का न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन सुना होगा हम सबने। जब इसके संस्कृत शब्दकोश है, उसमें 26 प्रकार की न्याय प्रणाली का उल्लेख है। और न्याय शास्त्र में गौतम मुनि ने जितने युक्तियों को बताया है सीखने के लिए, उसमें वे सारी युक्तियों का उल्लेख है जो आज किसी IIM के विद्यार्थी को पढ़ाई जा रही है, डिसीजन मेकिंग तक पहुंचने के लिए। प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखिए, उसके बाद अनुमान लगाइए, उसके और विश्लेषण करिए, इंटरप्रिटेशंस करिए, सारी चीजें सिखाई जा रही हैं अंग्रेजी शब्दों के साथ में। लेकिन हमारे यहाँ इन सारी चीजों को पहले से मान्यता दी गई, हम भूल गए, हमें हम तक पहुंची नहीं। शिक्षा के माध्यम से जो हम ये कहें कि शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ी, तो उन कुछ आयोगों के माध्यम से आयोगों ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। और उन सारी शिक्षा नीतियों में कमियां थी ऐसी बात नहीं है, लेकिन कक्षा तक या सारी शिक्षा व्यवस्था तक सिर्फ ऊपरी बातें रह गई। पाठ्यक्रम उतना बताना और परीक्षा देना और पूरा हो जाना, अगली कक्षा में चले जाना। और ये पिछले कुछ वर्षों में जो अंकों की दौड़ हो गई है, इससे तो सचमुच में रिजल्ट वाले दिन मुझे घबराहट होती है कि हे ईश्वर, सारे बच्चे बहुत धैर्य से रहे, मनोनुकूल रिजल्ट ना, उनको वास्तव में सिखाना पड़ेगा कि ये रिजल्ट में आपकी जिंदगी का आखिरी कार्ड नहीं है, ये एक छोटा सा पायदान है। ये हम क्यों नहीं सिखा रहे अपने बच्चों को? ये सिखाना बहुत जरूरी है। इसके आगे बहुत कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे अंदर हैं, उन क्वालिटीज को लेकर तुम बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे। और बहुत बड़े व्यक्ति का अर्थ कोई प्रतिष्ठा, अवार्ड इसमें नहीं है। आप एक अच्छे व्यक्ति बन रहे हैं, वही आपका बड़प्पन है। तो जब हम इस तरह से इन चीजों को समझते हैं, तो कुछ आधारभूत सिद्धांतों का मैं उल्लेख कर रही हूँ जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम है, जिसमें करुणा, सहानुभूति, साहस
और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मक कल्पना शक्ति और नैतिक मूल्यों का आधार। ये जो शब्द हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसमें साहस की भी बात कर रहे हैं और लचीलेपन की भी बात कर रहे हैं। सचमुच में आज कई बार लगता है साहस है पर्वतों पर चढ़ने वाले माउंटेनियरिंग के साहस का, सीमा पर लड़ने के साहस की बात केवल नहीं है। साहस वो है जो कठिन परिस्थिति में, चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में आपको सही निर्णय तक, सही सॉल्यूशन तक पहुंचने तक आपको बनाए रखता है, आपके धैर्य को टिकाए रखता है, या किसी गलत घटना के विरोध के लिए आप बोल सकें कि नहीं ये गलत हुआ है, ये गलत। केवल समाज में कोई झंडा लेकर सड़कों पर किसी आंदोलन के लिए निकलने की जरूरत नहीं है। कई बार हम अपने घर में देखते हैं, हमारे यदि कोई मतभिन्नताएं होती हैं तो हमको लगता है कि ठीक है, परिवार में वास्तव में कोई कुछ भी नहीं, कई बार हर एक का मत मिले ये जरूरी नहीं है, तो हमारी मतभिन्नताएं होंगी। लेकिन उस समय मुझे यदि लगता है कि इस व्यक्ति, मेरे ही बेटे की थोड़ी सी गड़बड़ है, कुछ बेटा तुम्हारा यहाँ का कोई डिसीजन या तुम्हारा ये स्टेटमेंट सही तो नहीं लग रहा है, तो मैं ये सोच कर चुप रह जाऊँ कि अरे ये तो केवल इनकी बात है, दो भाइयों की बात हो रही है, दो भाई बहनों की बात हो रही है, मैं चुप रहूँ, मेरे पे मतलब ना बोलूँ, ये ज्यादा अच्छा है। पर वो थोड़ा सा इंटरफेरेंस की भी बात नहीं है, ये कहना आना चाहिए कि ये क्या सही है और क्या गलत है। सत्य का साथ देने के लिए साहस तो लगता है, तो हम उस साहस की बात करें, आत्मिक बल की बात करें। और फिर उसके बाद वैज्ञानिक चिंतन, मतलब केवल लेबोरेटरी की भी बात नहीं है। वैज्ञानिक चिंतन का एक बहुत सामान्य अर्थ ये है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तर्कपूर्ण, तथ्य आधारित, सत्यनिष्ठ चिंतन हो और बिना किसी प्रिजुडाइज के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, वो वैज्ञानिक चिंतन को मैं मान्यता देती हूँ। मतलब केवल वैज्ञानिक चिंतन को आमतौर पे साइंटिफिक एटीट्यूड खूब कहा जाता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट कहा जाता है, खूब सारी गोष्ठियों में कहा जाता है। लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट का अर्थ लैबोरेटरी तक सीमित नहीं है। हमारे हर दैनिक जीवन क्रम में किस विचार को त्यागना, किस विचार को स्वीकार करना, उसके लिए पूरा ये एक ओपन माइंडेडनेस के साथ, खुले स्वतंत्र विचारों के साथ यदि हम चिंतन करके निर्णय लेते हैं, बिना पूर्वाग्रह के निर्णय लेते हैं, तो वैज्ञानिक चिंतन का वो आधार है। एक छोटा सा मेरे जीवन का प्रसंग मैं आपके सामने जरूर शेयर करती हूँ। जब ये गणेश विसर्जन के समय, गणेश विसर्जन के समय पिछले कुछ सालों में नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए मूर्तियों का विसर्जन करना रोक दिया गया। और उज्जैन में तो हम लोगों ने ये फेस किया था कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, इसमें जाके रख दीजिए, आप घर से मूर्ति लेकर गए, ट्रॉली रख दीजिए, ट्रॉली में रख दीजिए। अब वो उस समय तो बहुत ही परेशानी हुई कि ये कैसे, ये तो बहुत गड़बड़ है, बहुत कष्ट हुआ। और उस साल घर आके हमने मतलब हम लोगों ने बात की और मेरे मन में ये विचार आया कि हम ऐसा करें ही क्यों। बड़ी बड़ी पूजा के समय विधि विधान में सुपारी से गणपति जी की स्थापना होती है। विवाह जैसा इतना पूरा जीवन का बंधन तो सुपारी की पूजा से गणेश जी को प्रतीक रूप में मान के किया जाता है। मैंने घर में कहा और मैं बहुत फख्र है मुझे इस बात का कि हमारी माता जी ने, सासू जी ने कहा कि हाँ ठीक है, ये बात तो ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप वो प्लास्टिक ऐसी बड़ी सी मूर्ति लाएं और उसको फिर ऐसा विसर्जन में यदि परेशानी होती तो ठीक है, गणपति की मूर्ति से, सुपारी से भी हम गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। और उन्होंने स्वीकार्यता दी, मतलब मेरे से बड़ी पीढ़ी के व्यक्ति ने यदि स्वीकार्यता दी तो वैज्ञानिक चिंतन तो है, उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। तो ये इसके लिए कोई लेबोरेटरी की बात नहीं है। अब ये जरूर है कि अब फिर हमको लगता है कि यदि घर में छोटे नन्हे बच्चे आए हैं तो उनको वो एक स्वरूप गणपति का, उनकी जो विशेषताएं हैं, सोम,
कान, हाथी जैसा स्वरूप, ये एक सांकेतिक इमेज है जो उसके मन में बैठनी चाहिए। और उसके लिए हम फिर मिट्टी के, अब तो बहुत अच्छा हो गया है, बड़ी कितनी बड़ी अवेयरनेस आ गई है कि हर स्कूल, हर सामाजिक संगठन उसके पीछे सक्रिय हो गया है कि मिट्टी के गणपति बनाएंगे जो पूरी तरह पानी में घुलनशील होंगे, कोई हम केमिकल रंग नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये अब फिर हम उस पर जा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा याद रखती हूँ कि कैसे उन्होंने उस समय पे कोई हमारे यहाँ उसको लेके विवाद नहीं हुआ, उन्होंने जरा सा भी नहीं कहा कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये जो चीज़ है ये वैज्ञानिक चिंतन का संकेत है। और इस दृष्टि से जब हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों की बात करते हैं तो इसमें फिर वैज्ञानिक चिंतन के साथ सामाजिक दायित्वबोध का विचार है। और ये जो संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके 4 भाग हैं। बहुत छोटी सी तथ्यात्मक बात है, लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपके साथ सामने उसको रख रही हूँ कि 4 कुल इसके भाग हैं और उन चारों भागों में कुल 27 अध्याय। इसमें सबसे पहला जो भाग है वो शालेय शिक्षा को समर्पित है। शालेय शिक्षा पर पूरा विचार किया गया है और अब उसी आधार पर बालवाड़ी से जो हम प्ले ग्रुप में भेजा करते थे उसके लिए सरकारी विद्यालयों में भी बालवाड़ियाँ, सरकारी शासकीय तंत्र में भी बालवाड़ियाँ निर्मित होंगी। और मुझे चूंकि मैं विद्या भारती से जुड़ी हूँ और शायद कुछ लोग यहाँ पे होंगे, तो शिशु मंदिर योजना में सर्वोत्कृष्ट तरीका बाल शिक्षा का विकसित किया गया है और वैसा मॉडल और किसी भी जगह नहीं मुझे देखने को मिला। लेकिन अब पता नहीं समय के दौर में हमारे शिशु मंदिरों से भी कुछ चीज़ें छूटती क्यों जा रही हैं, इसलिए हमको अपनी अच्छाई पे हमेशा पकड़ के अच्छे से मजबूती से रखना तो चाहिए। और ये जो चीज़ है इसमें एक और बात बहुत अच्छी कही गई है, उच्च शिक्षा के स्तर पर कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में व्यावसायिक शिक्षा को बहुत बल दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा का एक जो कमी रह रही थी पिछले कुछ वर्षों में, उसमें ये हो रहा था कि जो बच्चे शालेय शिक्षा से छूट रहे थे, अच्छे रिजल्ट्स ना आने के कारण बाहर हो रहे थे, वो केवल व्यावसायिक शिक्षा में जा रहे थे। लेकिन हम सबको मालूम होना चाहिए कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत विस्तृत उसका संभावनाओं का आकाश है वहाँ पे हमारे बच्चों के लिए। आप सबको भी मालूम होगा कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी, हम सब लोग चप्पल जूते जो पहनते हैं हमारे लिए बहुत आसान है। हम बाजार जाते हैं, चप्पल जूते पहन कर आते हैं, मतलब खरीद कर लाते हैं अपने, बहुत देखते हैं उस समय पे तो कि कैसी है मेरे नाप के, डिज़ाइन तो ठीक है लेकिन कंफर्ट को ज़रूर देखते हैं। तो बहुत आसान नहीं है। फुटवेयर टेक्नोलॉजी के सारे देश भर में 10 से ज़्यादा अधिक संस्थान हैं और बीटेक डिग्री है उसके लिए, तो छोटी सी डिग्री नहीं है वो। बीटेक डिग्री के साथ फुटवेयर टेक्नोलॉजी में बच्चे को एक काम मिलेगा यदि इंटरेस्ट है। और ये सब इसमें हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय उद्योग, स्थानीय कौशल, स्थानीय कलाएं, इन सबके माध्यम से जो व्यावसायिक दक्षताएं अर्जित की जा सकती हैं उन सबको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इसलिए उसमें और अंत में जो एक कही गई है बात, भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, ये मूलभूत सिद्धांतों में उल्लेख में है। भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन आधुनिक संस्कृति, दोनों विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों, जो हमारी पहले की ज्ञान प्राप्त करने की पद्धतियां थी, उन परंपराओं को, प्रणालियों को भी सम्मिलित करके इसके क्रियान्वयन पर बल दिया जाएगा। और इसके साथ में इसकी जो दृष्टि है, विजन, उसमें ये कहा गया है कि विद्यार्थियों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में आए
बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी, साथ ही ज्ञान, कौशल और मूल्यों के साथ सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों के स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो और सही मायनों में वैश्विक नागरिक बन सके हमारे विद्यार्थी। ग्लोबल सिटीजनशिप की बात बहुत होती है। ये जो ग्लोबल सिटीजनशिप है, ये इसका अर्थ ये है कि हम देख रहे हैं कई देशों में अभी रूस, यूक्रेन, ये सारी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, इन सबके पीछे कुछ हमको चाहिए, हमारे पास सब कुछ रहे, दूसरे को ना मिल जाए। ये जो सारा हो रहा है, ये हमारे राष्ट्र की संस्कृति में तो कभी नहीं है। पर हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पे क्या स्थितियां बन रही हैं, और इस दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो हम सारे इन स्थितियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है, उसका सुदृढ़ राष्ट्रीय आधार सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति में तो है, संस्कृति में ही है। बहुत सारे राष्ट्रों की हम बात करते हैं, और जब हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो हर राष्ट्र अपने जीवन दर्शन के अनुरूप अपनी शिक्षा प्रणाली को विकसित करता है। शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों के निर्धारण के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे दृढ़ आधार जो है वहाँ का दार्शनिक वहाँ का जो जीवन दर्शन है, दार्शनिक आधार है, वही सूत्र उसको एक स्थायी और दृढ़ आधार प्रदान करते हैं। और सिर्फ हमको फख्र से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति में कोई पक्ष ऐसा नहीं है जीवन का जिसको छोड़ा गया है, जिसको दुर्लक्षित किया गया है। और इसलिए मैं हमेशा बहुत सिंपल एग्जांपल को फील करती हूँ कि आप भारतीय जीवन दर्शन की तो बात करते हैं, ये गहरी लग सकती, थोड़ी कुछ ऐसी कठिन लग सकती है, लेकिन भारतीय मेधा की यदि बात करें, भारतीय बुद्धि कौशल की यदि बात करें, तो कुछ जो सर्वेज आते हैं हमारे सामने कभी-कभी कि अमेरिका में या कहीं और ब्रिटेन में जो छोटे बच्चे हैं उनका भी अक्षर ज्ञान या सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ पे हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, मोबाइल जब से चले हैं, सब्जी बेचने वाले ठेले वाले भी मोबाइल का इस्तेमाल, उनको किसी ट्रेनिंग स्कूल में भेजा हमने टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, अपने आप सीखे, तो उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल कितना हाई है, किसी ने नहीं सिखाया उनको। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारी भारतीय जो जनमानस है उसके बौद्धिक कौशल की उत्कृष्टता का लक्षण है। इसलिए यदि हम आधुनिक भारत के निर्माण की बात करते हैं, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि हम आने वाले समय के लिए, जिस हम भविष्य के भारत की भी बात कर रहे हैं, तो भविष्य के भारत में निश्चित रूप से हमको युगानुकूल परिवर्तन करके ही अपने को स्वीकार आगे बढ़ना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम बैलगाड़ी से ही सफर करेंगे, बैलगाड़ी का अपना महत्व है, लेकिन और बैलगाड़ी के निर्माण में भी साइंस रहा है। हम लोगों ने तो बचपन में पढ़ा है कि बैलगाड़ी के चक्के पर लोहे की हाल कैसे चढ़ाई जाती थी, धातु के ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत को हम उसमें पढ़ते थे। तो वो विज्ञान ही था ना, ऐसा नहीं था कि हमारे पुराने लोगों के पास विज्ञान का ज्ञान नहीं था। अब युगानुकूल परिवर्तन, वो चीजें छूटेंगी, दूसरी आएंगी, ये होगा ही समय के साथ, लेकिन उस आने वाले समय के परिवर्तन के लिए हम हमेशा तैयार नहीं हैं। हमने कभी भी अस्वीकार नहीं किया, समाज ने भी कभी अस्वीकार नहीं किया, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन, शिक्षा व्यवस्था में प्रक्रिया में लाना और क्लासरूम में लाना, ये हम सबका दायित्व है। इस संदर्भ में छोड़ एक बात मैं आप सबसे और एक अनुरोध के माध्यम से कर रही हूँ, वो ये कि मैं एक शिक्षक के नाते अभी जो अनुभव कर रही हूँ वो ये हो रहा है कि किसी भी डिग्री के
लिए पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं विद्यार्थी, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम नहीं आएंगे क्लासेस में। यदि यहाँ पे कुछ शिक्षक बंधु नहीं होंगे हायर क्लासेस को पढ़ाने वाले, तो वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, क्लासेस में हम नहीं आएंगे। विश्वविद्यालय तक में जब भी कुलपति जी से किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से बात होती है तो ये चीज़ बहुत फेस कर रहे हैं सब लोग। तो ये ठीक है कि शिक्षक ने पढ़ाना चाहिए, शिक्षक ने अच्छा पढ़ाना चाहिए तो विद्यार्थी आएंगे, ये सही है, लेकिन उसके साथ में बैग होंगे, वो किनके हाथों में देने वाले हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इस बारे में भी तो सोचो। तो शिक्षा नीति की केवल अच्छे होने से कभी भी पूर्णता नहीं आएगी। हम सबका योगदान किसी न किसी भूमिका में, हम शिक्षक को ये जरूरी नहीं है, हम समाज के माध्यम से, अपने अभिभावक की भूमिका के माध्यम से हम सबका योगदान इस संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो अच्छाइयाँ हैं, इतनी बड़ी विजन को लेके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है और सतत विकास लक्ष्य के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उस लक्ष्य को 2030 तक पूरा करने की बात है, उसमें हमारी छोटी सी भूमिका बहुत बड़ा योगदान देगी। और आप सब ने बहुत धैर्य से मेरी बात को सुना, और शायद समय मैंने ज़्यादा दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। जैसा कि ये दीदी ने कहा है कि बच्चों को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो आप ये सब जानकारी जो है वो मुझे लगता है कि आप बच्चों को मोबाइल देंगे और बोलेंगे बेटा वीडियो देख और उसमें देखो। इसलिए ऐसा ना करते हुए पुस्तकें जो रहती है, पुस्तकें हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा शिक्षक होती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर भी आज व्याख्यान के इस कार्यक्रम में बाहर की ओर राष्ट्रीय साहित्य विक्रय केंद्र लगाया गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि पुस्तकें विक्रय कर अपने बच्चों को, और अपने आप में भी उसका विषय जानकारी होना आवश्यक है, तभी हम अपने बच्चों को वो जानकारी दे पाएंगे। श्रीमान राजेंद्र जी काटोरे जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आज के इस व्याख्यान के में 2 शब्द करें। माँ भारती और माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सम्माननीय डॉक्टर स्मिता जी, एम आशीष जी, शुभी श्रोतागण, सभी को सादर से विनय अभिवादन। गंगा हर कोई नहीं केवल भागीरथी ला सकता है, गंगा हर कोई नहीं केवल भागीरथी ला सकता है, दीपक राग हर कोई नहीं केवल तानसेनी गा सकता है। दुष्प्रवृत्तियां संसार में इतनी फैल चुकी है कि इसे तो माँ सरस्वती का ज्ञान व नई शिक्षा नीति का निर्माण ही मिटा सकता है, मिटा सकता है। जैसा कि अतीत की बात है, अतीत में तो भारत वास्तव में अगर नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो अतीत बहुत बढ़िया रहा, जहाँ दुनिया के लोग अपने देश में पढ़ने आते थे, ऐसा विश्वविद्यालय था अपने यहाँ। और ऐसे ऐसी महान हस्तियाँ हुई जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य पैदा किए। और स्वामी विवेकानंद जी का कथन था कि मैं बच्चों को बचपन में खेल के मैदानों में देखना चाहता हूँ, मुझे लोहे की मांसपेशियां और फौलाद का स्नायु चाहिए। ज्ञानियों का कथन है, पहला सुख निरोगी काया, बचपन खेल में खोदो, जवानी सत साहित्य में, बुढ़ापा सत्संग व सत्कर्म में। इस युक्ति को चरितार्थ करते हुए भारत सरकार को चाहिए कि वह नई निर्माण शिक्षा नीति का निर्माण करे, क्योंकि ये युक्ति वास्तव में सर्वव्यापी है और सर्वगुण संपन्न है, जो चरित्र का भी निर्माण करती है बच्चों का है, और शिक्षा और साथ में
कहना चाहिए कि कार्य करने की पद्धति बड़े होने के बाद जो अपने अपने कार्य में लगता है, ग्रस्त जीवन को चलाने में, उसमें भी वो कुशल हासिल करे, ऐसी शिक्षा नीति होना चाहिए। जैसा कि अभी दीदी ने बताया विस्तार से आपको, मैं तो बहुत संक्षेप में कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। 3 बातों पर निर्भर है शिक्षा नीति, एक तो अभिभावक, फिर अध्यापक और फिर बालक। अभिभावक जो 1 साल से 5 साल तक के बच्चों का निर्माण करता है, मूल जो जड़ जो नींव है वो अभिभावक के हाथ में है, उसके बाद अध्यापक के हाथ में है, और बालक को चाहिए कि इनका सुने, इनकी माने, और जब संस्कार बचपन से ही अभिभावक के इतने अच्छे रहेंगे तो नींव मजबूत रहेगी, तो इमारत भी बुलंदी के साथ खड़ी रहेगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर एक भी बालक दुनिया का अगर दुखी है तो सारी शिक्षा नीति बेकार है, इतना तक कह दिया उन्होंने। इसलिए सबसे पहला गुण यही होना चाहिए कि बालक का चरित्र निर्माण, जो सद्गुण होने चाहिए वो उसमें भरपूर बचपन से ही भर दिए जाए, दुर्गुणों से उसको दूर रखा जाए, यह प्रयास सतत करना चाहिए। और यह दायित्व घर के लोगों का है, क्योंकि अगर घर में ही नवनिर्माण बच्चे का अच्छा होगा तो आने वाला भविष्य निश्चित ही अच्छा होगा। न कोई ऐसे युद्ध होंगे, न ऐसे बलात्कार होंगे, न व्यभिचार होगा, न गुंडागर्दी बदमाशी, ये सारी धीरे धीरे खत्म। मूल जड़ वही है, लेकिन इस मूल जड़ को चलाने के लिए वर्तमान राजनीति को 15 साल इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि उस 5 साल के बच्चे में जो संस्कार डालेंगे तो उसके परिणाम 15 साल बाद आएंगे। तो इतना धैर्य रखना बहुत जरूरी है, और ये नई शिक्षा नीति शायद कुछ परिवर्तन लाएगी, ऐसी हम सब उम्मीद रखते हैं। चाणक्य जैसे ने भी चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा को खड़ा कर दिया था, एक ही व्यक्ति था, लेकिन ये उनका गुरु का ज्ञान था। उस ज्ञान से उनने चंद्रगुप्त मौर्य से के राजा को खड़ा करके उस देश पर शासन करा, सुशासन करा। तो ऐसे कई महान हस्तियां इस देश में हैं जिनको पढ़ाना भी चाहिए, जिनकी शिक्षा नीति में उनको शामिल करना चाहिए, चाहे वो राम की मर्यादा हो, कृष्ण का कर्म हो, महावीर की अहिंसा हो, बुद्ध की करुणा हो, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हो। अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं, राजा राम मोहन राय का कह दो, छुआछूतियाँ आदि अनेक दुष्प्रवृत्तियाँ, कबीरदास के दोहे जो 2-2 लाइन में इतनी शिक्षा दे जाते हैं कि जिसका कोई कहना ही नहीं, केवल मात्र 2 लाइन में उन्हें सटीक बातें और बाहरी आडम्बरों में जो चोट करी है। इस प्रकार इस नई शिक्षा नीति का हम स्वागत करते हैं, और साथ ही यह निवेदन भी करते हैं कि इस शिक्षा नीति का पालन आप और हम सब मिलकर करेंगे तो इस देश का नवनिर्माण संभव होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। कार्यक्रम को अंतिम चरण को ले जाते हुए मैं आज के इस व्याख्यान के कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए व्याख्यान समिति के कोषाध्यक्ष मनोज जी सोनी को मैं आमंत्रित करता हूँ। सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात विद्या ही एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से हम कुरीतियों से, बुराइयों से, दोषों से मुक्त हो सकते हैं। अगर सही समय पर सही व्यक्ति को सही शिक्षा मिल जाए तो उसका चरित्र निर्माण हो सकता है, और इस चरित्र निर्माण की बदौलत हम राष्ट्र का निर्माण भी कर सकते हैं। राष्ट्र के निर्माण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शिक्षा, और ये देश के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बैठ करके शिक्षा नीति बनाते हैं, प्रबुद्ध जन भी उसमें बैठते हैं। जब शिक्षा नीति को लागू किया जाता है तो उद्देश्य ये रहता है कि देश आगे विकास करे, आगे बढ़े, परंतु समय समय पर उसमें बदलाव की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि एक जैसा सिस्टम हमेशा लागू हो। वैश्वीकरण का दौर है, हम इस बात को समझते हैं। भारत सरकार के द्वारा विगत दिनों एक नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। विषय बहुत बड़ा है, बहुत सारे बिंदु हैं, सब जानकारी एक वक्त सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। राजा जन्मेजय व्याख्यान समिति के द्वारा आज नागदा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारी तरफ से प्रयास किया गया कि हम नागदा नगर के प्रबुद्धजनों को, जनप्रतिनिधियों को, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को उस नई शिक्षा नीति से हम अवगत करा सके। उसके बारे में बहुत सारे विषय है, आप नेट पर उसको देख सकते हैं। हमारे बीच उज्जैन से पधारे हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर स्मिता भारतकर जी के माध्यम से आपने उस विषय को छूने का प्रयास किया होगा,
उनकी तरफ से बहुत सारी जानकारी आपको दी गई है। मैं पूरी समिति की ओर से, पूरे नगर की ओर से आदरणीय दीदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे सूक्ष्म निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री राजेंद्र जी गाठे महोदय साहब, आप साहित्यकार भी हैं, साहित्य के शब्दों में आपके सामने अभी उन्होंने अपने विचार रखे और जो उनके भाव हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षा नीति ऐसा हो जो देश का निर्माण कर सके। समय समय पर हमें आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहा है, इस हेतु भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। किसी भी कार्यक्रम की गरिमा होती है उसके गणमान्य नागरिक, आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, नागदा नगर के प्रबुद्धजन, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी महोदय, आप सभी ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आज हमारे इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया है। मैं पूरी समिति की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित करता हूँ। कार्यक्रम की संपूर्णता के लिए समिति के सभी सदस्य, हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी सहयोगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपूर्णता दी है, मैं मंच के माध्यम से आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ आने वाले समय में भी जब हम इस प्रकार की व्याख्यानमाला आयोजित करें, हमें आपका आशीर्वाद और सानिध्य मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।